नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों पर लगी मोहर। पुलिस भर्ती परीक्षा समेत बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर लिया गया फैसला। नई पेंशन स्कीम में भी मिलेगा ग्रेजुएटी का लाभ। चार्ज संभालते ही हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने गिनाई प्राथमिकताएं। सख्त लहजे में अधिकारियों को दी हिदायत। धर्मनगरी में चुनौतियों का भी करना पड़ेगा सामना। देहरादून में ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण का विरोध। स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल। बिना परमिशन के कार्य होने का आरोप। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहा निर्माण। और पर्यावरण दिवस पर देहरादून नगर निगम का लोक निर्माण विभाग से समझौता। सड़क निर्माण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा कचरा। 800 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा देने का लक्ष्य। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें पुलिस भर्ती परीक्षा समेत बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर फैसला लिया गया। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई है और 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैबिनेट में किन किन फैसलों पर मुहर लगी है। उत्तराखंड में कांस्टेबल पद पर होने वाली वर्दीधारियों की भर्ती के लिए अब एक ही परीक्षा होगी। वरीयता के आधार पर विभाग मिलेगा। अलग अलग विभागों में एसआई पद के लिए भी अब एक ही परीक्षा होगी। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन बोर्ड में 15 नए पदों के सृजन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उत्तराखंड में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को अलग विभाग बनाए जाने को भी मंजूरी दी गई। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत आइकॉनिक स्ट्रक्चर को सीआरएस फंड से बनाने की मंजूरी मिली है। सीआरएस फंड से धन उपलब्ध न होने पर राज्य सरकार मदद करेगी। उत्तराखंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पेट्रोल और डीजल वाहनों को ईवी में बदलने को लेकर फैसला लिया गया। अब एसएमए अकाउंट बनाकर सब्सिडी मिलेगी। उत्तराखंड में मोटर वाहन टैक्सेशन पर चर्चा की गई। अब हाइब्रिड वाहनों को टैक्स में छूट मिलेगी। कैबिनेट ने मंजूरी दी। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों को छूट मिलेगी। उत्तराखंड में नई पेंशन स्कीम में अब पुरानी स्कीम के तहत मिलने वाली ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। मत थे आज हमारे इसमें पहला मत था, ये शहरी विकास विभाग का मत था। इसमें ये हमारे 2013 में 859 ये पर्यावरण मित्र जो हैं ये विनियमित किए गए थे। तो आज इनको भी जो हमारी मृतक आश्रित सेवा नियमावली है उसके अनुरूप उनके आश्रितों को इससे आच्छादित करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। दूसरा मत था ये परिवहन विभाग का मत था। उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलन परिवर्तन नीति के बारे में। इसमें पूर्व में ये व्यवस्था थी कि जो हमारा नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि पेट्रोल या डीजल से चलता है, उसको सीएनजी, बैटरी या ईवी में कन्वर्ट यदि वो करते हैं तो उसमें कुछ सब्सिडी की व्यवस्था थी। उसमें एक चीज़ थी कि इसमें जो भी धनराशि ये सब्सिडी की होगी इसको एक एस्क्रो अकाउंट में रखने की पहले व्यवस्था थी। तो उससे एस्क्रो अकाउंट मतलब बैंक संबंधित लाभार्थी और के बीच में, वो सरकार के बीच में एक एस्क्रो अकाउंट बना था। आज ये निर्णय हुआ कि इसको एक एसएनए अकाउंट में बना दिया, क्योंकि एस्क्रो अकाउंट को ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही है। तो उसको एक एसएनए अकाउंट में कन्वर्ट करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। प्रदेश में लगभग 10,760 त्रिस्तरीय पंचायतें खाली पड़ी है, जिस वजह से संवैधानिक संकट बना हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने का काम किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण इस तरह का संवैधानिक संकट पैदा हुआ है और इस संवैधानिक चूक के लिए दंडित किया जाना जरूरी है। उस समय आप इसलिए बच गए क्योंकि उस संशोधन विधेयक में स्पष्ट तौर पर नहीं उल्लेख है कि एक बार या 2 बार वो साइलेंट है। तो इसलिए आपने नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में प्रशासक थोपे और थोप करके चुनाव परिणामों का अपहरण किया। उनको थोपा और उसके जरिए आपने ऐसी पंचायती व्यवस्था खड़ी की जिसके जरिए आपने चुनाव परिणामों का अपहरण किया।
मगर जब ग्राम पंचायत वाले में आया तो ये भूल गए कि उसमें स्पष्ट तौर पर आप एक बार से ज़्यादा अधिनियम का ऑर्डिनेंस का सहारा नहीं ले सकते। और हमने उसी समय कहा ये गलत हो रहा है, आप चुनाव करवाइए फौरन। और मैंने एक के बाद एक लगातार ट्वीट किए इस विषय में। कुछ लोगों ने संज्ञान लिया, कुछ ने संज्ञान नहीं लिया, लेकिन एनी हाउ हमने विपक्ष के तौर पर अपना कर्तव्य पूरा किया। हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाले के आरोप में डीएम कर्मेंद्र सिंह के सस्पेंशन के बाद मयूर दीक्षित को हरिद्वार का जिलाधिकारी बनाया गया है। उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। धर्मनगरी हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई है। क्या कुछ चैलेंजेस डीएम मयूर दीक्षित के सामने रह सकते हैं, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। डीएम कर्मेंद्र सिंह के सस्पेंशन के बाद मयूर दीक्षित बने हरिद्वार के नए डीएम। डीएम दीक्षित ने संभाला कार्यभार, जिलाधिकारी के सामने कई चुनौतियां। उत्तराखंड की धामित सरकार ने हरिद्वार में जमीन घोटाला मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए डीएम समेत कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के सस्पेंशन के बाद हरिद्वार जिले की जिम्मेदारी अब मयूर दीक्षित ने संभाली है। चार्ज संभालने के बाद जिलाधिकारी ने जहां गुड गवर्नेंस को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया, तो वहीं उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिनकी शिकायत मिलेगी उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, जनपद हरिद्वार में आज चार्ज ग्रहण करने के पश्चात जो भी सबसे पहले तो हम यहाँ पे समीक्षा करेंगे अधिकारियों के साथ, विभागों के साथ, जो उनके इश्यूज हैं, इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज हों या शासन में कोई लंबित इश्यूज हों या जनपद में कोई इश्यूज हो, उनको रिजॉल्व करेंगे और सभी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो, उसमें समय से पूर्ण हो जाए योजनाएं, उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही मानसून सीजन और कांवड़ यात्रा को देखते हुए जो तैयारियां की जानी उसकी भी बैठक करी जाएगी और आगे उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी तैयारियां समय पर पूर्ण हो जाए। देखिए, गुड गवर्नेंस का मैसेज जो है वो उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे हम। और जैसा मैंने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारियों को भी सख्त हिदायत दी जाएगी कि अपने जो दायित्व हो उसका निर्वहन प्रॉपरली करें। अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कर्मचारी हो, अगर उसके दायित्व के निर्वहन में कोई कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, जो फील्ड में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सॉल्व कर रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहित भी किया जाएगा। बता दें कि मयूर दीक्षित साल 2013 बैच के आईएएस अफसर हैं। फिलहाल मयूर दीक्षित टिहरी के जिला अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन 3 जून को शासन ने मयूर दीक्षित के ट्रांसफर का आदेश जारी किया और उन्हें हरिद्वार का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया। हरिद्वार के जिलाधिकारी पद पर तैनात आईएएस अधिकारी मयूर दीक्षित ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई, लेकिन हरिद्वार जिले को संभालने के लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हरिद्वार में खनन के मामले में अलग अलग लॉबी काम करती है। ऐसे में नए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के सामने खनन एक बड़ी चुनौती होगी। सभी लॉबी को शांत रखना और साथ लेकर चलना जिलाधिकारी के लिए बड़ी चुनौती होगी। हरिद्वार में अवैध खनन का मुद्दा न केवल विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के नेता भी उठाते रहे। बीते कुछ महीनों में जिस तरह से हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार की प्रशासनिक और कानून व्यवस्था के साथ खनन जैसे तमाम बड़े मुद्दों पर खुलकर आवाज उठाई, ये भी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। जिलाधिकारी के पास सांसद और सरकार दोनों को साथ लेकर चलने की चुनौती होगी। हालांकि मयूर दीक्षित काफी अनुभवी अधिकारी हैं। उनका रिकॉर्ड बताता है कि वो शांति से हर काम को शानदार तरीके से करने में माहिर हैं। नए जिलाधिकारी के सामने सबसे बड़ा टास्क साल 2027 में हरिद्वार में होने वाला महाकुंभ है। ये बात सभी जानते हैं कि कुंभ मेला जिस तरह से इस बार सरकार करवाना चाहती है, उसमें साधु संतों की भूमिका भी अहम होगी। ऐसे में साधु संतों को साधना, उनसे तालमेल बैठाना और कुंभ मेले को सकुशल संपन्न कराना भी नए जिलाधिकारी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं हरिद्वार में लगातार जमीन और रिश्वतखोरी के चक्कर में कई बड़े छोटे अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम सार्वजनिक हो चुके हैं। लिहाजा प्रशासनिक व्यवस्था पर आम जनता और छोटे बड़े कर्मचारियों का विश्वास जीतना भी मौजूदा जिलाधिकारी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस जिले में जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी जैसे बड़े अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई की गई हो, वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पर आम जनता का विश्वास जीतना कोई आसान काम नहीं। ऐसे में देखना होगा कि धर्मनगरी हरिद्वार के डीएम की जिम्मेदारी मयूर दीक्षित किस तरह से संभालते हैं और चुनौतियों का सामना कितनी शांति के साथ कर पाते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
उधर दिनेशपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार जमीन घोटाले में सीएम पुष्कर सिंह धामी के फैसले की जमकर तारीफ की है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि धाकड़ धामी के राज में भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ये एक्शन सरकार की विफलताओं पर पर्दा है। हमारी सरकार यानी धामी सरकार, जैसा मैंने आपको कहा कि भ्रष्टाचार पर लगातार कड़ा प्रहार कर रही है। आईएएस अधिकारी और पीसीएस अधिकारी के निलंबन, यानी कि आईएएस अधिकारी सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है, उस अधिकारी का निलंबन करना, यानी भ्रष्टाचार में अगर कोई भी लिप्त होगा, वो किसी भी स्तर का अधिकारी होगा, हमारी पुष्कर धामी सरकार 100% उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अभी 2 दिन पूर्व प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए हरिद्वार भूमि घोटाले में लिप्त एक आईएएस अधिकारी एवं 2 पीसीएस अधिकारी पर गाज गिराई और उनको बर्खास्त किया। इस काम के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार पर लगातार लगाम लगा रहे हैं। लेकिन क्या बिना किसी सफेद पोस्ट के क्या ये कार्य संभव है? प्रदेश का कोई भी नौकरशाह क्या इतना बड़ा कदम अपने बलबूते उठा सकता है? राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। पिछले 2.5 साल से इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन अब यही बिल्डिंग विवादों में घिर गई है। इस बिल्डिंग में कुछ काम बिना परमिशन के किए जा रहा है, तो वहीं अब स्थानीय लोगों ने भी ग्रीन बिल्डिंग को लेकर विरोध करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। दून में ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण का विरोध, स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल। बिना परमिशन के हो रहे कई काम, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहा निर्माण। देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। पिछले 2.5 साल से इसका निर्माण कार्य जारी है, लेकिन अब यही बिल्डिंग विवादों में घिरती दिख रही है। स्थानीय लोगों ने भी इसे लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल राजधानी देहरादून में ये ऐसी बिल्डिंग है जहां करीब 75 दफ्तर एक ही छत के नीचे होंगे और 900 कारें यहां पार्क की जाएंगी। ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण का कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की देखरेख में हो रहा है और 180 करोड़ के बजट से तैयार होने वाले ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण पिछले 2.5 साल से चल रहा है, जिसका काम पूरा करने की डेडलाइन अक्टूबर 2025 थी। लेकिन जिस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है, इस बिल्डिंग का अब तक काम 25% ही पूरा हो पाया है, जिसके चलते काम में लगातार हो रही देरी से अधिकारी भी नाराज हैं और जिलाधिकारी ने काम में लेट लतीफी करने पर कंपनी को नोटिस जारी कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, बिल्डिंग में सिंगल बेसमेंट बनाने की अनुमति मिली थी, लेकिन कंपनी ने बिना अनुमति के ही डबल बेसमेंट के लिए मिट्टी खोद डाली, जिसकी शिकायत खनन विभाग को मिलने के बाद ठेका कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है। देखिए, ग्रीन बिल्डिंग एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी का, राज्य सरकार का। इस प्रोजेक्ट को संपादित करवाने के लिए ओवरऑल जिम्मेदारी CPWD को दी गई है और इसमें जो भी टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स होते हैं तो उसमें CPWD इज़ अकाउंटेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट और उन्हीं के द्वारा NPRs प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट की जाती हैं। कोई प्रॉब्लम्स है तो उनको रिजॉल्व करवाने का प्रयास भी किया जाता है, लेकिन जहाँ पर लापरवाही है तो उसमें लाइक एनी अदर फर्म डील भी किया जाता है स्ट्रिक्टली। वो इस ग्रीन बिल्डिंग को लेकर एक और नया विवाद सामने आया है। मामला ग्रीन बिल्डिंग के अंदर लगाए जाने वाले RMC प्लांट का है। समझौते में साफ तौर पर कहा गया कि ग्रीन बिल्डिंग पर काम करने वाली कंपनी कैंपस में किसी भी तरह का हॉट मिक्सर प्लांट और RMC प्लांट नहीं लगाएगी। इससे पहले जब कंपनी ने प्लांट लगाया था तो जिला प्रशासन ने उसे बंद करवा दिया था। हैरानी की बात यह है कि अब कार्यदायी संस्था उसी प्लांट को दोबारा लगाने की अनुमति मांग रही है, जिसे जिला प्रशासन ने बंद करवा दिया था। वहीं इस बीच स्थानीय लोगों ने भी ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण को लेकर विरोध जताना शुरू कर दिया है। देखिए, ग्रीन बिल्डिंग का जो कार्य हरिद्वार रोड पर पुराने रोडवेज पर चल रहा है, ये हमारी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो सरकार CPWD के माध्यम से यहाँ करा रही है और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये कार्य हो रहा है। और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, अक्टूबर में इन्होंने ये कार्य हैंडओवर करना था और मौके पे अभी 20% भी मुझे लगता है कार्य पूरा नहीं हुआ है। कई खामियां यहाँ पर देखी जा रही हैं, जैसे कि इन्होंने RMC प्लांट जो है अंदर अपने प्रांगण में लगाया है, जो कि इनके बॉन्ड में भी नहीं है और कई बार क्षेत्रीय लोगों के बार बार कहने पर भी यह कार्य जो है गलत तरीके से संचालित
जो यहाँ पे ठेकेदार है वो कर रहे हैं। और पीछे की तरफ कई जगह जो है सड़क की ढांगे भी गिर रही हैं, जो कि कल को आने वाली बारिशों में बड़ी एक आपदा का कारण बन सकती है। देखिए, हमारे इधर जो ग्रीन बिल्डिंग पिछले 2-2.5 साल से बन रही है, हमें बिल्डिंग बनने से एतराज़ नहीं है, लेकिन जो ये मानकों के अनुरूप नहीं बन रही है, मतलब जो CPWD के टेंडर है उसमें जो लिखा हुआ है कि ये नहीं होना है वो ही हो रहा है। अभी पिछले 1.5 साल पहले ये बिल्डिंग बन रही थी तो इनकी जो मशीन चलती है उसका टक्कर दीवार पे लगी और पूरी दीवार हमारे घर के ऊपर गिर गई। अभी आप जो मेरे पीछे RMC प्लांट देख रहे हैं, ये CPWD के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है कि अपने प्रीमिसेस के अंदर लगा नहीं सकते, लेकिन फिर भी इन्होंने 1-1.5 साल से लगा रखा है। बता दें कि ग्रीन बिल्डिंग का प्रोजेक्ट EPC प्रोजेक्ट है, जिसमें सभी तरह की अनुमति लेने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है और अनुमति लेने के लिए लगने वाला शुल्क भी ठेकेदार द्वारा जमा किया जाता है। ग्रीन बिल्डिंग निर्माण के लिए भी MDDA देहरादून से अनुमति ली जानी थी और इसी क्रम में पिछले साल जून में MDDA देहरादून द्वारा 3 करोड़ 50 लाख रुपए का डिमांड नोट भी निकाला गया था, जो पैसा जमा नहीं किया गया और आज तक भी ग्रीन बिल्डिंग का नक्शा MDDA देहरादून द्वारा अप्रूव नहीं किया गया। ग्रीन बिल्डिंग बिना नक्शे के अप्रूवल के ही बनाई जा रही है। देहरादून के ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण कार्य में हीला हवाली चल रही है। स्थानीय लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि जिला प्रशासन अब इस पर किस तरह की कार्रवाई करता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून में नगर निगम ने लोक निर्माण विभाग के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत देहरादून नगर निगम लोक निर्माण विभाग को प्लास्टिक कचरा उपलब्ध कराएगा और उसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाएगा, जिससे जहां पर्यावरण में प्लास्टिक की भी समस्या का समाधान होगा, तो वहीं भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन और राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन कार्यक्रम में इस लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। फिलहाल नगर निगम ने करीब 800 मीट्रिक टन प्लास्टिक उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इससे नगर निगम की आय में भी इजाफा होगा। अपने ऑफिसेज में, अपने घरों में, सार्वजनिक स्थलों में किसी भी प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें और ऐसा जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक डिस्कार्ड किया जाना हो उसे नगर निगम के माध्यम से हम ट्रॉलीज और अपनी ऑटो टिपर्स और प्लास्टिक बैग्स के माध्यम से उसको कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा इस कलेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट को हम PWD के साथ में एक MOU साइन करते हुए रोड बनाने के इस्तेमाल में भी लेने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। ये अपने आप में नगर निगम की ओर से एक पहल है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको ऐसे उपयोग में लगाया जाए जिससे कि वो पर्यावरण के लिए खतरा ना बनते हुए एक यूज भी हो जाए और साथ ही साथ उसको कैसे धीरे धीरे हमें डिस्कार्ड करना है, कैसे अपनी दिनचर्या से पूरी तरह से हटा देना है, इसके लिए हम आगे बढ़े। राजधानी देहरादून में गिरासू पेड़ों के कारण दुर्घटनाएं हो रही है। पिछले 5 दिन में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल गिरासू पेड़ों के लॉपिंग और कटान के लिए नगर निगम और वन विभाग ने संयुक्त टीम का गठन किया है। बावजूद इसके टीम ने अभी तक पेड़ों का कटान नहीं किया है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि देहरादून में बारिश के साथ ही आंधी तूफान आने के दौरान गिरासू पेड़ों की वजह से दुर्घटनाएं हो रही है। हालांकि एक बार फिर से नगर आयुक्त ने गिरासू पेड़ों को लेकर वन विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए अभियान चलाने की बात कही है। जैसा कि हम जानते हैं कि अब वर्षा काल नज़दीक है और वर्षा काल को ध्यान में रखते हुए नगर निगम क्षेत्र में कुछ सड़कों पर और कुछ सार्वजनिक स्थलों पर कुछ इस प्रकार के पेड़ों की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब खतरे के लिए खतरे का एक कारण बन रहे थे। तो उन्हीं की लॉपिंग के लिए और अगर हटाने की आवश्यकता थी तो उसके लिए वन विभाग के साथ में समन्वय बनाते हुए जॉइंटली कल एक ऑपरेशन चलाया गया है और इसमें जो कंसर्निंग 3 डिविजन्स नगर निगम क्षेत्र में हैं उनके साथ में इसको कार्रवाई को किया गया है SDOs के साथ। वहीं हल्द्वानी नगर निगम में विकास कार्यों को लेकर मेयर गजराज बिष्ट ने सभी कार्यों पर तेजी से काम करने की बात कही है। साथ ही नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को देखते हुए एक बार फिर से स्वच्छता अभियान चलाने की भी उन्होंने बात कही है। साथ ही 6 जून को कालू साई बाबा के मंदिर को शिफ्ट किया जाएगा। इसी प्रकार 15 अप्रैल से 15 मई तक जो हमने एक सफाई अभियान चलाया था, लेकिन 15 मई बीतने के बाद भी हमने उस सफाई अभियान को भी रोका नहीं है, वो यथावत अभी चल रहा है। इस प्रकार जो बड़े नाले हैं बरसात से पहले वो साफ हो जाएं, उसके लिए भी एक अतिरिक्त हमने निविदा देकर किसी ठेकेदार को काम किया है, वो भी लगभग 20% और रहेगा और 80% उसका भी काम हो चुका है। ऐसे बहुत सारे काम है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि हल्द्वानी की पेयजल समस्या को देखते हुए उन्होंने हल्द्वानी निगम को 5 नए टैंक
वाटर फिल्टर हमें जिससे कहते हैं, उसका उन्होंने हमें दिया है। वहीं राजधानी देहरादून में मंगलवार को हुई बीजेपी नेता की मौत के मामले में आरोपी अजहर त्यागी अब तक फरार चल रहा है। हालांकि एसएसपी अजय सिंह ने दावा किया है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस की माने तो आरोपी के खिलाफ पहले भी 3 मुकदमे दर्ज है। आपको बता दें कि मंगलवार को फोन पर हुए विवाद के बाद घर जा रहे पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष रोहित नेगी की बाइक सवार ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बदमाश ने कार के विंड स्क्रीन से सटाकर गोली मारी थी। रोहित नेगी जी की जिस तरह से नृशंस हत्या हुई और एक सामान्य सा प्रकरण था, उसमें जो हमलावर थे इनके द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी। डेफिनेटली बहुत ही संवेदनशील प्रकरण था और दुखद भी था। इसको देखते हुए चूँकि हमलावर जो थे उसके जो उनके दोस्त हैं उनके द्वारा फिर बाद में पहचान भी कर ली गई थी और समस्त घटनाक्रम में पुलिस को काफ़ी अहम जानकारी भी मिली है। जो भी उसके ठिकाने अभियुक्त थे वहाँ पर हमारी दबिश टीम भेज दी गई है और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी उपरांत अन्य चीज़ों की भी पूछताछ में जानकारी मिलने की संभावना है। किन परिस्थितियों में कहाँ से असला आया, किस तरह इस वारदात को अंजाम देने के पीछे अन्य कोई मोटिव कारण तो नहीं था। इन सभी के लिए हमारी टीम काम कर रही है। मुझे लगता है शीघ्र ही इस पूरे घटनाक्रम में अभियुक्तों की गिरफ्तारी और इसका पर्दाफाश पूरी तरह से हो पाएगा कि क्या कारण रहे थे एग्जैक्टली जो इस तरह का जो है जघन्य हत्याकांड अंजाम दिया गया। उधर सितारगंज में मंगलवार के दिन मांस की दुकानें खोले जाने को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने आपत्ति जताई है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को सितारगंज का बाजार बंद रहता है, बावजूद इसके कुछ लोग मांस की दुकानें यहां पर खोलते हैं। ऐसे में नगर पालिका अध्यक्ष ने ईओ से शिकायत की, जिस पर उन्होंने संज्ञान भी लिया है। मंगलवार को शुरू से ही मार्केट बंद रहता था, बीच में कुछ लोग खोल भी लेते थे, लेकिन मेरी जानकारी में यह आया कि व्यापार मंडल ने एकजुट होकर मंगलवार को पूर्णतः मार्केट बंद करने का आह्वान किया है। तो सभी व्यापारियों ने जहाँ तक उसे माना भी है और देख रहे हैं कि मंगलवार को पूर्णतः मार्केट बंद रहता है। अगर जैसा आपने बताया है मीट की दुकानें, तो जब सारा मार्केट बंद रहता है तो सारी दुकानें बंद रहनी चाहिए, चाहे वो मीट की हों या किसी भी चीज़ की हों। मेरी जानकारी में अभी आया है ना, अभी मैं इसकी फिर एक बार जांच करवा के फिर आवश्यक कार्रवाई करती हूँ इसमें कि किन लोगों ने ये मांस की दुकानें आज ट्यूसडे के दिन बंद मार्केट के दिन खोली हैं। हम लोग जांच कर रहे हैं और वैसे भी हम लोग लाइसेंस की कार्रवाई कर ही रहे हैं। लाइसेंस भी हम लोगों के सभी यहाँ व्यापारियों के बन रहे हैं, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसके अलावा मास्क के लिए मास्क की जो दुकानें जो उनके नॉर्म्स होते हैं कि वो कवर्ड रहेंगी, टाइल्स रहेगा, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं रुड़की के मंगलौर में एक कार अनियंत्रण होकर गंगनहर में जा गिरी। इस हादसे में कार चालक की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की माने तो कार रुड़की से मुजफ्फरनगर की तरफ जा रही थी। मृतक उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला बताया जा रहा है। देखिए, ऐसा लगता है रात के समय कार शायद ओवर स्पीड रही हो, जिसकी वजह से वो नीचे गंगनहर में गिरी है। तो उसमें जो ड्राइविंग सीट पे बैठा शख्स था वो भी उसमें सुबह डेड बॉडी ही उनकी मिली है। जो प्रथम दृष्टया जो पता लगा वो कहीं मीरपुर यूपी के रहने वाला व्यक्ति है और उसकी आइडेंटिटी जो है बाकी परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। कौन थे, क्या थे, कहाँ से आ रहे थे, वो चीज़ें उसके बाद क्लियर हो पाएंगी। वहीं मंगलोर के मुंडियाकी गांव में शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने हाईवे के पास अज्ञात शव को देखा, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव की शिनाख्त करने के साथ ही मौत की वजह जुटाई जा रही है। अल्मोड़ा के रेलवे इंटर कॉलेज में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें करीब 28 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। जानकारी के मुताबिक हर वर्ग के लिए यहां पर अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसके बाद विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। दिवस पर यह कार्यक्रम रखा हुआ है। इसमें स्कूल के बच्चों के लिए 2 प्रतियोगिताएं हैं। एक कक्षा 5 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए प्रदूषण मुक्त पृथ्वी, इस टॉपिक पे उनको पेंटिंग प्रतियोगिता उनके लिए रखी गई है। और जो क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 के बच्चे हैं उनके लिए स्पॉट स्टोरी राइटिंग की प्रतियोगिता है। वो हिंदी में कहानी लेखन है, जिसमें उनको हमने 4 विभिन्न टॉपिक पर उनको पोस्टर दिखाए और उस पर वो कहानियाँ लिख रहे हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। धामी कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों पर लगी मोहर। पुलिस भर्ती परीक्षा समेत बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर लिया गया फैसला। नई पेंशन स्कीम में भी मिलेगा ग्रेजुएटी का लाभ। चार्ज संभालते ही हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने गिनाई प्राथमिकताएं। सख्त लहजे में अधिकारियों को दी हिदायत। धर्मनगरी में चुनौतियों का भी करना पड़ेगा सामना। देहरादून में ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण का विरोध, स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल। बिना परमिशन के कार्य होने का आरोप।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहा निर्माण। और पर्यावरण दिवस पर देहरादून नगर निगम का लोक निर्माण विभाग से समझौता, सड़क निर्माण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा कचरा। 800 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा देने का लक्ष्य।